अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हर जाविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन सल्फ़कार। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज की कॉल पर एहतजाज किया गया और ये देखने में आया कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर भी अवाम की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि शफाफ इलेक्शन वरना इंतशार। क्या कहने की कोशिश की गई है उनकी जानिब से, हालात किस जानिब आगे जा सकते हैं? क्योंकि 10 जुलाई से कबल उनकी जानिब से कहा गया कि आप तैयारी पकड़ें, मैं एहतजाज की कॉल दे सकता हूँ। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। हमारे एनालिस्ट से इस पर राय जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पार्लियामान में कानून साजी का ये जो मामला है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, इसमें गो के सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन और नैब तरमीमी ऑर्डनेंस बिल, इन दोनों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। क्या ये इनका दुरुस्त है या नहीं, इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के थर्ड सेगमेंट में बात होगी कराची और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में जो लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन देखने में आई है, बिलखुसूस NA 240 में, जहाँ पर फायरिंग की गई थी, हवाई फायरिंग, और एक शख्स हलाक भी हुआ था, जिसके नतीजे में थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि इस डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है। इंतज़ामिया है या इलेक्शन कमीशन, किस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे फैटिफ ग्रेलिस पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। 37 शराइत थी जिस पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमल कर चुका है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा गया है पूरी दुनिया में। ये तवक्को की जा रही है कि गो के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इस बात का फैसला फैटिफ टीम के ऑन साइड दौरे से मशरूत है। सवाल ये होगा कि इस इतने हसास मामले पर कितनी ज़रूरत है अब के सियासी जमातों को संजीदगी से बैठने की और मिलकर एक यूनिटी फॉर्म करके कुछ अमली इक़दाम उठाने की। तो प्रोग्राम में आज इन चारों सेगमेंट्स पर ज़्यादा तफसीली तौर पर बात करेंगे, राय जानेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट है, सजाद मीर साहब, सीनियर तजज़ियेकार है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सजाद मीर साहब। रज़ा रूमी साहब का साथ हासिल होगा, बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब। मोना आलम साहिबा हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू मोना फॉर जॉइनिंग अस। आप सबसे पहले बात करेंगे शहजाद चौधरी साहब से। आप शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि 10 जुलाई से पहले तैयारी पकड़े, मैं कॉल दे सकता हूँ। समझते हैं जो मतलूबा नताइज वो लाना चाह रहे हैं वो मिल जाएंगे इस कॉल के बाद? देखिए, पहली बात है, अभी तो उन्होंने कोई कॉल दी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं दूँगा, वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मैं दूँगा, लेकिन अभी दिया तो कोई वैसा डेट मेंशन नहीं की है। लेकिन अगर वो देते भी हैं तो उसकी जो कॉल होगी वो किस किस्म का एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, वो क्या होगा, अभी उसका भी कुछ खुद-व-खाल सामने हमारे नहीं है। इसलिए ये डिटरमिन करना कि उसके मकासद क्या हो सकते हैं, बड़ा इस वक़्त मुश्किल काम है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरह की कॉलें दे के, एक तो कल का जो उनका इकट्ठ था जिसके अंदर के महंगाई के खिलाफ उन्होंने लोगों को बाहर निकाला, एक अच्छा एक पुरअसर किस्म का था। ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान की आवाज़ से कोई बाहर नहीं निकलता, निकलते हैं लोग, अभी भी उनको फॉलो करते हैं। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी सियासत का, हमारे सियासी माहौल का, जिसके ऊपर के हमारे जो जितने भी सियासी जो नज़र रखने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पैरेलल स्ट्रेन है सोच ओके। का। अगर उस सोच का स्ट्रेन है तो उसको हम विश्व तो नहीं कर सकते, और अगर हम विश्व नहीं कर सकते तो उसकी हमने जगह किस तरह बनानी है, या वो अपनी जगह किस तरह बना पाएगा। दूसरा, उनके मकासद जो का जिक्र किया आपने, क्या एक मकसद ये हो सकता है कि वो अभी भी रेलिवेंट है? रेलिवेंट तो बिल्कुल हैं। दूसरी बात ये हो सकता है कि वो एजिटेट करें अपने बेस को, पीटीआई के बेस को, क्योंकि 17 तारीख को उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में लड़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो इंतखाब है, उसके अंदर उसको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी पीटीआई को अपनी, अगर वो पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे फिर उसके बाद मुल्क के अंदर अगले आम इंतखाबात के अंदर अपना कोई इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं या अपना एक प्रॉमिस दिखाना चाहते हैं, तो ये भी एक उनका असर हो सकता है। तीसरा ये कि मेरे इस तरह की कॉलों के डर से शायद इलेक्शन की तारीख कोई जल्दी अनाउंस हो जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के इस किस्म की कॉलों से अब हुकूमत या वो मिल मिला के जो हमारा वो जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, ये सब के सब लोग उस जगह पे नहज पे पहुंच जाएंगे जहां पर फौरन एक इलेक्शन का, मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमें इसको स्टेज बाय स्टेज लेके जाना पड़ेगा।
पहले भी हम अपने का प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके, नवंबर दिसंबर तक का पहला मरहला है, फिर हम उसके बाद मार्च अप्रैल में जाएँगे, मार्च में रमज़ान, फिर अप्रैल के बाद क्या। तो ये चीज़ें हैं जो कि डिटरमिन करेंगी कि कितनी सख्त है इस निज़ाम में जिस वक़्त, इस ऑर्डर में जिस वक़्त है कि ये कब तक अपने आप को लेके चल सकता है। महँगाई का आलम होगा, महँगाई कितनी परेशान करती है लोगों को, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सियासत 2 मुख्तलिफ ज़ावियों पे खड़ी है, जो टकराव है आपस में। एक इमरान खान टाइप सियासत है, जो दूसरे को पनाह करना चाहती है, और एक वो सियासत है जिसको हम रिवायती सियासत कहते हैं। क्या वो जगह बना पाएगी इस किस्म के लोगों के लिए जो कि इमरान खान जो सोच लेके चल रहा है? और अगर नहीं, तो क्या फिर ये हम किसी इंक्रीमेंटल एवोल्यूशन की तरफ जाएँगे, या कोई इनकलाब ही शायद इन लोगों का रास्ता बनेगा? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सियासी माहौल के बारे में हमें ज़रूर इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक। सजाद मीर साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। शहजाद चौधरी साहब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक सियासी पावर शो था, अवाम निकले हैं, आप समझते हैं कि एक बार फिर उनकी जानिब से, इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई है, तैयारी पकड़ें, 10 जुलाई से पहले कॉल दे सकता हूँ, तो क्या मतलूबा नताइज हासिल हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान जो हैं, अभी किसी दूसरी लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ओके। और उनकी पार्टी को अक्सरियत ये चाहती है कि हम इस कन्फ्रंटेशन की सियासत करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। और पाकिस्तान में कोई सियासत जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी इतनी सख्त कन्फ्रंटेशन के साथ चल नहीं सकती। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं चल सकती। इसका मतलब तो वो ही है कि या वो जीतेंगे या ये जीतेंगे, या वो सरेंडर करेंगे या ये सरेंडर करेंगे। वो सियासत में सरेंडर नहीं किया करते। वैसे सरेंडर मैदान जंग में वाली बात और होती है, लेकिन सियासत में सरेंडर करना इनके लिए मुश्किल हुआ करता है। ऐसी सूरत में लगता है कि इमरान खान अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर मेरे इत्तलात के तहत हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं, वो तक भी इस बात के हामी हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह बगाड़ पैदा नहीं करनी चाहिए जैसी हमने कर दी है। आप डायरेक्ट उनको कंप्यूटर कह रहे हैं, डायरेक्ट उनको उनके बयानात को कंट्राडिक्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई, हम सब आर्मी चीफ और सब करते थे। वो कहते भी आप कौन होते हैं बोलने वाले, राय देने वाले? वो कहते हैं मैं राय नहीं दे रहा, बल्कि तमाम आर्मी चीफ अपनी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन, उसकी बुनियाद पर राय दे रहे हैं। ये सारी जो सूरत पैदा हो रही है अच्छी नहीं है। बल्कि कल तो ये भी आया कि उन्होंने कहा, दफ्तर खारजा के पुराने जो सेक्रेटरी खारजा थे, उन्होंने कहा कमाल हो गया, हम जीत गए, तहरीक इंसाफ जीत गई, फैक्टर्स के मामले में हम बहुत आगे चले गए। जवाब में उन्होंने कह दिया कि फौज का एक अंदर सेल बना हुआ था, वो सेल ये काम कर रहा था, यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, और उसकी कामयाबी है, हज को मुबारकबाद देते हैं। हुकूमत ने भी उनको मुबारकबाद दे दी कामयाबी की। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बताती हैं कि इमरान खान एक अभी तक एक कन्फ्रंटेशन के मोड पे है, और इस मोड में होकर अगर वो समझता है कि लोगों को बाहर ले आएगा, तो पाकिस्तान के लोग, खासतौर पर पंजाब के लोग, खासतौर पर ये लोअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जरा ऊपर अपर मिडिल क्लास तो इसमें शामिल है, ये निकला नहीं करती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ऑस्ट्रेलिया से पता दूर दूर से कनाडा से वोट देने आते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसी मूवमेंट में बाहर निकलना पड़े और काम करना पड़े तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की सियासत पहली बार एक ऐसी सिचुएशन से दो चार है जहां एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ एक पार्टी जो उनसे कन्फ्रंट कर रही है, एक तरफ हुकूमत के अंदर एक पार्टी है जो कोई एस्टेब्लिशमेंट की बहुत चहेती नहीं है, लेकिन एक मजबूरी के तहत वो वहाँ कायम है। ऐसी सूरत में अगर आप तवक्को करते हैं कि इमरान खान कुछ कर दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में सारी फोर्सेज जो हैं उनको करने नहीं देंगी, और करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नजर भी नहीं आता कि पाकिस्तान के अवाम किसी भी ऐसे मसले पर, और भाई आपने किया था गैर मुल्की साजिश हुई, आपने उसके बाद न्यूट्रल का नारा लगाया, अब आप महंगाई पे आ गए, तो महंगाई पर इतने लोग निकलते हैं, आप स्क्रीन लगा के लोगों को मैच दिखा दें, मैच देखने के लिए लोग आते होंगे जितने लोग इसके लिए आए हैं। ठीक। रज़ा रूमी साहब, खान साहब ये कह रहे हैं हमारी डिमांड बड़ी सिंपल है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। आप समझते हैं कि क्या ये नताइज वाकई तौर पर उतने ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएंगे जिस हवाले से, और फेवरेबल हो पाएंगे PTI के लिए जितना खान साहब देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी रज़ा रूमी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आ रही है मेरी? जी 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 रूमी साहब जी। देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत ही महारत से अपना बयानिया जो है
वो बिल्ड किया है जब से उनको इक़्तिदार से बाहर किया गया, और उसमें बड़ी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से पूरी एक अपनी नैरेटिव बनाया है सियासी, और अभी ऊपर से करना ये हुआ खुदा का कि मुल्क में माशी बहरान है वो मजीद संगीन और शदीद हो गया है। डॉलर की गिरती हुई कीमत से बे इंतहा महंगाई जो है वो बढ़, और ये IMF की कंडीशन ये सूटेबल उनकी एक माहौल है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने देखा कि कल भी उन्होंने कॉल दी लोगों को बुलाने की, और आपने देखा कि बहुत ज्यादा टर्न आउट हुआ, बहुत छोटी मोबिलाइजेशन थी। उससे पहले जो लॉन्ग मार्च थी उसके ऊपर भी लोग नहीं आए। लोगों की भी एक फटीग हो जाती है, आप बार बार उनको दें, बार बार उनको एहतजाज पे कहें, तो वो एक तो वो होता है। दूसरी बात है कि पार्टी तंजीम जो होती है की भी कमी है PTI में, क्योंकि उसके ऊपर तवज्जो नहीं। वैसे ही हमारी सियासी पार्टियां ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं अपनी पार्टीज को, लेकिन PTI ने तो उसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं की, और उनकी सारा तवज्जो जो है वो पॉलिटिक्स पे रही है। तो इस वक्त भी कि वो ये हालात फेवरेबल हैं, लेकिन जब तक तंजीम साजी उनकी ग्रास रूट्स पे नहीं है, उस वक्त उनको कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो सकता। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि अभी ऐसी एक सिचुएशन है कि जहां पर वो बिल्कुल इससे फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कोई खातिर खा इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जी ठीक है, रज़ा रमीज़ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। मोना आलम साहिबा, कैसे देखती हैं आप? 10 जुलाई से कबल उनकी जान से कहा गया तैयारी पकड़ें, एहतजाजी कॉल दे सकता हूँ। समझती हैं मतलूबा नताइज हासिल हो सकते हैं इमरान खान साहब को, जिस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, वो खासा डिमांड है उनकी? जी देखिए, एक तो कल का जहाँ तक प्रोटेस्ट है, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि लोग निकले थे ओके। और पाकिस्तान भर में उनकी कॉल के ऊपर लोग मौजूद थे, क्योंकि महंगाई एक बड़ा जेन्युइन फिनोमिनन है। ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेड अप है सारा कुछ। जेन्युइनली महंगाई है और जेन्युइनली बढ़ी है जब से हुकूमत, ये नई हुकूमत आई है इक़्तिदार में। तो लिहाजा ये कि उनकी कॉल तो वो अपनी जगह, लेकिन वो अब दोबारा एक प्रोटेस्ट कॉल देंगे, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब वो 25 तारीख को आए थे तो खान साहब ने कहा था कि 6 रोज़ बाद वो दोबारा आएंगे, और फिर उन्होंने अपनी पूरी उस मूवमेंट को मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि सुप्रीम कोर्ट हमें आने दे या हमारे हक में कोई अच्छा फेवरेबल हमें डिसीजन दे, तब हम लोग आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें इस वक्त इस मूड में है कि अपने आप को इस सियासत का हिस्सा बनाएं। खास तौर पर जिस तरह की तनकीद उनके ऊपर हुई थी जब वो रात के 12 बजे, आपको याद होगा, अदालतें खुली और ये सब हुआ, हमें बहुत सारे उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट्स भी नजर आए। तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद अदालतें कभी भी इस पूरी चीज में अपना कोई किरदार अदा करेंगे या किसी भी तरह से कुछ ऐसा इंप्रेशन देंगे, इंडिकेशन देंगे जहां पर किसी भी सियासी जमात को उनकी तरफ उंगली उठाने का मौका मिले। तो गोया ये कि जब अदालत भी नहीं देंगे तो इमरान खान साहब भी नहीं आएंगे, तो ये तमाम बातें जुड़ी हुई हैं। ये कॉल भी मुझे नहीं लगता कि मटीरियलाइज होगी, और इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी तब तक इनकम्प्लीट रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शंस हो तो उसके बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ खान साहब होंगे। एक तो उनके पास एक बहुत सिंपैथी का फैक्टर है कि उनकी हुकूमत को हटाया गया, उनको अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, और दूसरा फैक्टर जाहिर है महंगाई का है, जो कि इस वक्त ये तमाम जो कोलिशन पार्टीज हैं इनके खिलाफ जाता है। तो ये भी एक इमरान खान साहब के हक का फैक्टर है। तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इस वक्त ये अपनी डिमांड्स पूरी करवा पाएंगे, मुझे इसमें बहुत डाउट्स हैं, क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रैटेजी भी इस तरह से इनकम्प्लीट है कि वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, और वो भी बहुत हाफ हार्टेड है। मतलब वो सूबाई असेंबलीज का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है जो कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो कि कौमी असेंबली है उसका हिस्सा नहीं है। अगर PTI उसका हिस्सा होती तो मुझे लगता है खान साहब से ज्यादा अग्रेसिव और जारहाना अपोजिशन लीडर शायद हम लोगों ने कभी देखा ही ना होता। मुझे नहीं पता वो क्यों अपना पार्लियामान में और खास तौर पे नेशनल असेंबली में अपना रोल जो अदा है वो करने से कासिर है। अगर वो करे तो उनकी हिकमत अमली में बहुत ज्यादा जान पड़ सकती है, जो कि उन्होंने नहीं किया है। लेकिन मैं इसमें एक और इजाफा करना चाहती हूँ, जो असातिज़ा का प्रोटेस्ट था जो बनी गाला में के बाहर चल रहा था, और कल ही जो है वो तमाम चीज चल रही थी, बल्कि आज तेज तरीन बारिश के बावजूद भी असातिज़ा मौजूद थे, जो इमरान खान साहब के तरफ के हिमायती उनके सहाफ़ी हैं जो पार्टी वर्कर्स की तरह है। वो कह रहे थे कि जी उनको क्यों भेजा, असातिज़ा को आज के रोज ही क्यों भेजा और किसने भेजा,
ये हमें तमाम को पता है। तो ये बहुत अजीब सी बात है जहाँ पर हम लोग खान साहब के प्रोटेस्ट को जायज कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उनका पूरा हक है। वहां पर असातिज़ा का भी पूरा हक है कि अगर वो किसी मामले पर भी एजिटेट करना चाहते हैं तो उनका हक है कि वो एजिटेट करें, उनकी डिमांड्स जेन्युइन है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये जी उनको किसी ने भेजा है, इस बात की नफी इस चीज से हो जाती है कि उन बेचारों ने तो ये तक कहा है कि अगर आप हमारी डिमांड्स, हमारे जायज मुतालबात मान लेते हैं तो हम लोग तो आपके महंगाई जो प्रोटेस्ट है उसमें भी शामिल हो जाएंगे। तो वो तो इस हद तक बात कर रहे हैं। तो ये एक डुप्लिसिटी एक तो नहीं करनी चाहिए पीटीआई को। अगर अपने एहतजाज को जायज मान रहे हैं तो अपने खिलाफ जो एहतजाज है उसको भी जायज माने और उसको खुले दिल से देखें। ठीक है, चैलेंजेस बहुत हैं, थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पर इस वक्त पीटीआई के लिए काम करना बड़ा ज़रूरी है। ख़ासतौर पर पार्लियामान में अपनी प्रेजेंस मनवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो थोड़ा सा ये प्रोसीजर मज़ीद कुछ हद तक इजी हो सकता था। आप यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे थोड़ा सा लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, क्योंकि सदर मुमलिकत की जानिब से पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन और नैब तरमीम बिल पर दस्तखत करने से उनकी जानिब से इनकार किया गया। एनालिस्ट क्या राय रखते हैं, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप कुछ बात करेंगे पार्लियामान की कानून साजी के अमल के हवाले से। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल जिसे सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है, उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इन बिल पर दस्तखत करूँ। और बिलखुसूस नैब तरमीमी बिल की जो बात की जा रही है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की, तो उसमें इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह ऑब्जर्व करने का भी ऐलान किया है। राय जानेंगे अपने एनालिस्ट से कि क्या सदर मुमलिकत का इन बिल पर दस्तखत करने से इनकार करना दुरुस्त है या नहीं। बात करेंगे सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, हाउ यू लुक इनटू दिस इशू? लेजिस्लेटिव प्रोसेस बड़ा ही कोई हसास प्रोसेस होता है, आप समझते हैं कि इस पर सदर मुमलिकत का इनकार करना दुरुस्त समझते हैं आप इस फैसले को? नहीं, पार्लियामानी रवायात के तहत वो दुरुस्त नहीं, और खास तौर पर जब उसको दोनों हाउसेस की कॉमन असेंबली ने भी पास कर दिया हो, एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, तो दूसरी बात उसका उनका पास करना जो है मुनासिब नहीं मालूम होता। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिस पर इतराज़ात हुए हैं, उनको पार्टीशन करार दिया गया है। उन्होंने ऐसे ऐसे बिल वापस रेफर किए हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट के मामले में ऐसी खेल खेला है जो बिल्कुल एक पार्टीजन खेल बन के रह जाता था और सदर के ओहदे के मुनाफी था। लेकिन इस मसले पर एक बात कही है, उन्होंने खास तौर पे कहा है जो इलेक्शन है, वोटिंग मशीन है, इस पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा जमीन बात की इजाजत देता मैं इंडोर्स करूँ कि पाकिस्तान दस्तूर के मुताबिक ये कानून का हिस्सा बन जाएगा, ये दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन साइन करके पार्टी नहीं बन जाती। और ये उन्होंने कहा कि मैं तो लिखना चाहता हूँ जिसके बारे में अब तक जो भी है मैं उसको बयान करना चाहता हूँ, नहीं कर रहा। असली तौर पर तो ये बात दुरुस्त हो, लेकिन उनके बाकी फैसले जो थे वो दुरुस्त नहीं थे। और खास तौर पर कहा जाता है कि सदर के एक वर्ष के बरतानिया की, मैं क्या कह रहा हूँ, बरतानिया की मलका या किंग ऑफ इंग्लैंड के बराबर होता है। ऐसी में फैसला करे, जो भी पार्लियामेंट करे, और ये फैसला भी हो चुका है, जो भी वज़ीर आज़म एडवाइस करे उस एडवाइस को उससे मानना पड़ता है। जो पार्लियामेंट पास करे उस पर साइन करना पड़ते हैं। वो रेफर बैक कर सकते हैं, रेफर बैक करने के बाद जब दोबारा वो पास हो जाए तो उनको साइन करना पड़ते हैं, वरना वो 15 दिन के अंदर कानून बन जाता है। इस बात का एहसास आरफ अलवी को भी है, लेकिन अब एक असूली बात, एक ज़मीर की बात कह के पहली बार उन्होंने ये नुक्ता उठाया है। वरना माजी में जो उन्होंने गवर्नर के मसले खेल खेला और दूसरे मसलों पे करते रहे, बहुत सी बहसें करते रहे, बहुत सी चीज़ों को डेफर करते रहे, उससे लगता था कि वो एक पार्टीजन खेल खेल रहे हैं। इसको मैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन की आवाज़ के मुताबिक कहा, मैं पार्टीजन खेल तो नहीं कहता, लेकिन इस बात का उन्हें एहसास है कि उनका साइन करना या ना करना कोई फ़र्क नहीं डालता कि दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो इस बात पर उनका ज़मीर मुतमिन नहीं है और वो देखना चाहते हैं। एक तरफ पूरे आपकी लेजिस्लेटिव का ज़मीर है, दूसरी तरफ आपका ज़मीर है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पर हम क्या वर्डिक्ट दें, क्या बहस करें, क्या गुफ्तगू करें, लेकिन ये पाकिस्तान में ये सूरत पैदा हो गई है, ये बहुत ही एक तरह की हसास और नाजुक है। हमारा सदर जो है नॉन पार्टीजन ही होना चाहिए। अगर किसी नॉन पार्टीजन सदर ने ज़मीर की आवाज़ कहकर इस पर साइन न किए होते तो शायद हम उसको साथ देते,
अब हमारे लिए इसकी दाद देना भी बड़ा मुश्किल हो। यकीनी तौर पर आप समझते हैं ये इनकार पार्लिमानी रवायात के मनाफी है। रज़ा रूमी साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हमारा राब्ता रज़ा रूमी साहब से बहाल हो सके। मोना आलम साहबा, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। बिल्कुल सदर को किसी तरह का पॉलिटिकल रोल नहीं उनका होना चाहिए और उनको तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करना चाहिए। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि जब उनको पता है कि ये वैसे भी कानून बन जाएगा, उनके दस्तखत ना करने से कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, उसके बावजूद ये करना, वो मुझे लगता है इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि उनको पता है कि ये फैसला किया है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तहत काम ही नहीं करेंगे। अगर मैं ये पीटीआई का नैरेटिव लेकर चलूं, ये बयानिया लेकर चलूं, तो मुझे तो लगता भी गालिबन इस बयानिए के खिलाफ है, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है इसी तमाम निज़ाम के जिसको उनकी जमात के चेयरमैन इम्पोर्टेड कहते हैं। तो ये बात बहुत एक अजीब सी बात है, तसादुम खाती है। एक तरफ वो सदर हैं उसी निज़ाम के, लेकिन दूसरी तरफ वो वहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो अदा नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा अजीब सा डिलेमा है, मुझे इसकी कोई सेंस समझ नहीं आती। आरिफ अलवी साहब से एक आध दफा मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, कुछ 2-3 दिन के लिए उनके हालात अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा जो सेकंड फेज था, जब काबीना के वुज़रा ने हल्फ उठाया था, उस फेज में हल्फ भी लिया था आरिफ अलवी साहब ने, जबकि इससे पहले उन्होंने वजीर आजम से और उनकी इनिशियल काबीना से हल्फ नहीं लिया था। तो थोड़े दिन के लिए मामला ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा से, जैसे अब गवर्नर पंजाब के मामले पे उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, जबकि इससे पहले जब उनको उनके प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान साहब जब उनको कोई ऐसी समरी देते थे, तो उसको वो फौरी तौर पर विद इन मिनट्स पास कर दिया करते थे, उसके ऊपर दस्तखत भी हो जाते थे, कोई उसमें ताखीर नहीं होती थी। तो इन चीज़ों की कोई सेंस इतनी समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है उनका ये बयान इस सेंस में देखा जाए कि वो अपने अब पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पीटीआई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको वो खुश करने के लिए या उसको एक तरह से आमादा करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरा ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। वरना उनको पता है कि इस बात से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, कानून तो वो वैसे भी बन जाएंगे। और कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती इस वक्त पीटीआई की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आरिफ अलवी साहब बड़े सीजन्ड सियासतदान हैं और मैं वैसे उनकी बतौर सियासतदान बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये उनके अपने रोल के शायान निशान नहीं है इस वक्त जो वो कर रहे हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। शहजाद चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? समझते हैं ये इनकार दुरुस्त है? देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ इसको। हुकूमत और सियासत और हुकूमत की जितनी पोजीशन हैं, जिसके अंदर सदर का ओहदा भी शामिल है और बाकी पार्लियामेंट और हुकूमत और ये सारे लोग, इनका जो बुनियादी निज़ाम है ये गुड फेथ के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। यानी ये यकीन कर लिया गया, ये अजम्पशन कर ली गई कि सब बेहतरीन नीयत के साथ और एक बहुत अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ जो प्राइमरी और एक फोकस होगा बेहतरीन मफाद आमा। हर वो फैसला, हर वो चीज़, हर वो कानून जो बनेगा वो बेहतरीन मफाद आमा के अंदर बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, जो आइन है हमारा, आइन के अंदर के भी दो चीज़ें हैं, दो उसकी वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक है लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोशिश होनी चाहिए कि लेटर और स्पिरिट दोनों वो मीट कर रहे हों, उनको दोनों पूरे हो रहे हों, उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हों। ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे आइन की। तो जब आप इन तीन चीज़ों को यकजा करते हैं तो फिर उसके अंदर टकराव उस वक्त पैदा होता है जबकि कोई भी ऐसा फैसला, चाहे वो कानून साजी है या कोई डिप्टी स्पीकर का एक ऐसा जल्दी उजरत में किया हुआ फैसला कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता है और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, ये तमाम चीज़ें फिर शक की निगाह से देखी जाती हैं और उसके बाद शकूक पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए नैब का भी जो कानून है या जो बाकी जो वोटिंग वाला जो कानून था, ये तमाम की तमाम वो चीज़ें जो कि इस वक्त सवालात को जन्म दे रही हैं। और सदर पाकिस्तान, भले कानून में लिखा गया कि उन्होंने ज़रूर दस्तखत करने हैं, लेकिन एक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है और साथ ही साथ उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आपने क्या इंडिपेंडेंटली अपने माइंड को अप्लाई किया सदर पाकिस्तान होते हुए। जिस तरीके से हम कहते हैं कि उन्होंने जब डिप्टी स्पीकर के कहने के ऊपर पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई और फिर वो अदालत को वापस करना पड़ा, तो क्या उस वक्त उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने माइंड को अप्लाई किया था? हमारी नज़र में, बॉसों की नज़र में अप्लाई नहीं किया था, वो पार्टिजान होकर उन्होंने फैसला किया था। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके से सज्जाद मीर साहब ने कहा, मेरा ख्याल है उसके अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है कि सदर पाकिस्तान अपने ज़मीर, अपने यकीन, अपने ईमान, बिलीव के हिसाब से समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें गलत हैं और इसलिए वो वापस भेज रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता है
कि मेरे वापस भेजने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कानून बन जाएगा, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस पे दस्तखत करूँ। ख़ास तौर पर मेरी उन काविशों की वजह से जो मैंने इतने साल की इन दोनों चीज़ों के लिए कि इनको बेहतरीन तरीके से डेवलप और इवॉल्व होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है तो मैं तो एग्री करूँगा जी कि अगर उन्होंने किया है और खुल के बयान किया है तो आई एम विद हिम ऑन दिस पर्टिकुलर। लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जिनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और वहाँ पे वो पार्टिज़न होते नज़र आते थे। यहाँ पर अलबत्ता उनके लिए गुंजाइश देखते हुए मैं सही। उनकी सपोर्ट करूँगा। ठीक है। रज़ा रूमी साहब, इस जनरल क्वेश्चन पे भी आपसे कमेंट चाहूँगी, साथ-साथ इसी क़वानीन में तरमीम के हवाले से भी ये फैसला सामने आया है इमरान खान साहब की जानिब से कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आप क्या कमेंट करेंगे? जी, पहले तो ये है कि देखिए, अगर नॉर्मल हालात होते, रेगुलर जो हालात होते हैं, उसमें बिल्कुल सदर पाकिस्तान बिल्स पर अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं, आइनों कानून के हिसाब से अपने ज़मीर जो भी उनकी सोच है। मगर हम ये जानते हैं कि सदर पाकिस्तान जो है वो मतवातिर रूप से पिछले 2 ढाई महीने से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल अदा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो किया, आइन की खिलाफ वर्जियों को सपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पहले लेने से जो है वो इनकारी हुए और मुख्तलिफ रुकावटें डालते रहे, गवर्नर की तैनाती के ऊपर वो ये करते रहे। तो बज़ाहिर तो ये उसी की कड़ी दिखाई देता है कि किसी तरह से जो भी पीटीआई के पास ओहदे इंतज़ामी और आला ओहदे हैं, उनका वो भरपूर इस्तेमाल करके मौजूदा हुकूमत को नाकाम करे या चलने ना दे। याद रखिए, ये बात खान साहब अपने जाने से पहले अपनी कौम से ख़िताब में कह चुके थे कि वो अगली आने वाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। आप निकाल लीजिए, वो स्पीच मौजूद है जी, जी। और ऑनलाइन सबके सामने। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने ये बात कही थी। अपना इरादा जो है, उसको बिल्कुल कहते थे। इसलिए सदर अलवी साहब का अगर अचानक जाग गया है या अगर वो वाक़ई में कोई अपनी सोच के मुताबिक फैसला करना शुरू हो गए, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बहरहाल जो हालिया वाक़यात हैं, उनसे इस बात की का एविडेंस मिलता। यही बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का, तो मेरे ख़्याल से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हुआ चैलेंज और पीटीआई भी करेगी। यकीनन इन तरामीम में चंद एक ऐसी हैं जिनके ऊपर एतराज़ात उठे हैं, वक्ता की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी, और वो उनको बिल्कुल देखना चाहिए। अगर वो किसी आइन शिक के मनाफी हैं या स्पिरिट ऑफ द लॉ के मनाफी हैं, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा लेकर पार्लियामान को वापस भेज सकती है। ओके। मगर ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ के ऊपर ही रखना डाला जाए, हर चीज़ पर रुकावट आए। कभी इमरान खान साहब करें, कभी सदर अली करें, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, कभी कोई हाई कोर्ट कर दे, कभी कोई और कर दे, तो फिर तो आखिरी हाफिज़ है ना इस मुल्क का। इस तरह करें कि फारिग करें इसको शहबाज हुकूमत को और कहें कि जी आपको डिसमिस करते तो हर वक्त मौजूद होता है। अगर सादा अक्सरियत से जो में तरमीम की गई है सही। पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत, अगर नहीं किसी को पसंद तो फिर क्या किया जाए? खान साहब ने तो अपने ज़माने में पार्लियामेंट को बिल्कुल नाकारा और मुअत्तल कर रखा था। ऑर्डिनेंस खुद शाया करते थे ये जी। साहब। अब ये किस मुँह से जो है जमहूरियत और आईनी और पार्लियामानी प्रोसेस का जी शुक्रिया। ठीक है, यकीनी तौर पर स्पिरिट ऑफ द लॉ भी देखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे मौजूद एनालिस्ट इस अहम पॉइंट ऑफ व्यू पर अपनी राय दे चुके हैं। अब यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कराची पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में जो बड़ी डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखने को मिली है, इसमें ज़िम्मेदार कौन है, बात करेंगे, जानेंगे हमारे एनालिस्ट से उनका व्यू। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, कराची और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में पुरतशद्दुद वाक़यात देखने में आए। सवाल ये है कि इन पुरतशद्दुद वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है, इंतज़ामिया या इलेक्शन कमीशन? राय जानेंगे रज़ा रूमी साहब। रज़ा रूमी साहब, कैसे देखते हैं आप, क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया कसूरवार है या इलेक्शन कमीशन कसूरवार है तमाम लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बिंग सिचुएशन की? देखिए, बात ये होती है कि इलेक्शन कमीशन तो मुख्तलिफ एजेंसीज जो होती हैं, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे जो होते हैं, मदद जो है वो लाज़िम होती है कि इलेक्शन कमीशन की मदद करें।
अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर यकीनन जो सूबाई मशीनरी है अमन आमा को बरकरार रखने की, ये उनकी कोताही और उनकी नाअहली का एक मुजाहरा होता है। मतलब ये है कि हम ये देख चुके हैं बदकिस्मती से कि इंतहाई शदीद किस्म की पोलराइजेशन मौजूद है, और इससे पहले भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें हम देख चुके हैं कि वायलेंस जो है ये बतदरीज बढ़ रहा है। और अल्लाह करे कि ये 17 जुलाई को सब कुछ खैरियत से हो, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया इस रियासत पाकिस्तान के लिए, खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि किस तरह से पीसफुल कॉन्डक्ट किया जाए इलेक्शंस का। और उसमें उसमें यकीनन जो पुरानी बिजनेस एज यूजुअल जो एसओपीज होती हैं वो काम नहीं आएंगी। अब बहुत एक्स्ट्रा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी पुलिस को, पैरामिलिट्री को और एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये सारे इदारे जो है पाबंद हैं कानून के मुताबिक कि वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करें, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के बाद। और ये जो हुआ है, आपकी जिक्र करी है कराची का मामला, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, मामला साफ सामने आना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि जस्ता के इंतखाबात में धांधली हुई रेजन तरीके से, कि उसकी इन्वेस्टिगेशन उसमें कुछ लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया गया। तो अब ये वक्त आ गया किसी तर्ज पर इस पर इंक्वायरी हो और ऐसे ठोस इकदाम उठाए जाएं ताकि अगला इलेक्शन आना है वो इस तरह से फाइनेंस का शिकार। जी सही तहकीकात होनी चाहिए। आप समझते हैं कि सूबाई मशीनरी की कोताही है ये? मोना आलम साहबा, आप कैसे देखती हैं? हाईली अनफॉर्चुनेटली कि आम इंतखाबात हो, ज़िमनी इंतखाबात हो, ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड बन चुका है पुरतशद्दुद वाक़यात। क्या समझते हैं, किसकी कोताही है? पिछले कोई 2 साल में ऐसा देखा है हमने कि ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खून खराबा उनमें और तशद्दुद के पुरतशद्दुद वाक़यात, लॉ एंड ऑर्डर का ज़िया इस दफ़ा भी हो गया। डस्का में भी मेरा ख्याल है 2 हलाकतें हुई थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कोई 2 साल से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये आपको पता है ज़्यादा परेशान कुन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अगर इसी सिमत को हम देखें कि ये हमारे अगर जनरल इंतखाब में खुदा न खाने हैं अपने टाइम के हिसाब से अगर हुए तो अगले साल होंगे, या अगर पीटीआई की डिमांड के हिसाब से हो तो इसी साल अगर हो, जो भी हो। लेकिन आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि अगर एक इलेक्शन में ये हाल बात होंगे तमाम सूबाई असेंबली के भी और जनरल ये जो नेशनल असेंबली है यहाँ पर भी, तो आप अंदाजा लगाएं इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या होगी। और इस जब खौफ और हिरास की सूरत हाल हो तो जाहिर है वोटर टर्नआउट भी बहुत कमजोर होता है। अभी भी आपने देखा 8.28 था, 8.28% वोटर टर्नआउट था ये NA 240 में, जो कि इलेक्शन कमीशन तो खुद कहता है कि अगर 10% से वोटर टर्नआउट कम हो तो उस तमाम इलेक्शन के जो नताइज हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते। तो मुझे नहीं पता अब ये इस दफा तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत परेशानी की बात है। जब इतना खौफ हिरास हो तो कौन निकलेगा वोट देने के लिए। जाहिर है एक आम फहम जो पाकिस्तानी है वो तो अपने घर बैठना ज्यादा प्रेफर करेगा, वो कहेगा मैं अपने घर में कम से कम सेफ तो हूं ना, अगर मुझे हक राय दही की अपनी जान से खुदा ना ख्वास्ता कीमत अदा करनी पड़े तो वो क्यों निकलेगा और कौन निकलेगा। तो ये बहुत अजीब सी एक सूरत हाल है। और दूसरा ये एक और जो मुझे एक परेशानी की बात लगती है वो ये कि ये अगले दूसरों के मजहब के ऊपर बात करना, दूसरों के खुदा ना ख्वास्ता अकीदत के ऊपर सवालात उठाना, तुम ज्यादा मुसलमान या मैं ज्यादा मजहबी, उस तरह की जमातें हैं जो कि बहुत शिद्दत पसंदी को फरोग देती हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो लाया गया है उसके ऊपर मुझे लगता है हमारे इदारों को भी एक बहुत उनके लिए लम्हे फिक्रिया होना चाहिए कि अब क्या हम लोग बाजार में और मार्केटों में फैसला करेंगे कि कौन ज्यादा मुसलमान है, किसका अकीदत मजबूत है, किसका कमजोर है। क्योंकि कराची में NA 240 में हमने इस तरह के वाकयात देखे जब अपने मुखालफीन को, अपने सियासी हरीफ को ये कहा गया कि जी आप बताएं कि आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं, आप कितने बड़े आप में कितनी अकीदत है। और इस मामले में मुकाबला मतलब ये तो अल्लाह ताला की जात से ज्यादा और कोई दूसरे किसी का ये हक नहीं है और ना किसी की औकात है सिवाय अल्लाह ताला के वो बताए कि हम में से किसका अकीदा ज्यादा मजबूत है और किसका कमजोर है। ये फैसला जो खुदा ने करना है, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, अब हम इंसानों ने अपने हाथों में ले लिए। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है, बहुत मायूब बात है जिसपे हम जिम्मेदार इंतजामिया है, इलेक्शन कमीशन है जी आ रहे हैं, क्योंकि
इलेक्शन कमीशन जाहिर है मुझे नहीं लगता उन्होंने कहा होगा किसी को कि जी आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करें। कुछ ऐसे भी हमने चीजें देखी थी कि बैलेट बॉक्सेस उठा कर ले जाए जा रहे थे, ऐसे भी वाकयात वीडियो फुटेजेस मौजूद है। मुझे इंतजामिया की इसमें ज्यादा गफलत लगती है। और डस्का में भी यही चीज हुई थी, आपने देखा था एक बड़ा प्री प्लान तरीके से इंतजामिया ने तमाम चीज की थी। मैं अभी ये नहीं बोलूंगी, बहुत कबल वक्त है कि ये भी प्री प्लान था, लेकिन ये जाहिर है इंतजामिया जो ऑन ग्राउंड लोग हैं उनका काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वो करे। और इलेक्शन कमीशन या जो इलेक्शन का अमला है वो उन्होंने यकीनन बताया होगा कि जी हमारे यहाँ ये सूरत हाल हो रही है। पुलिस वाले जो वहां पर डीसी एसी वगैरह हैं उनको फोन शोन गए होंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कंप्लाइंस की, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल थी और जो खून खराबा था 8.28% का शर्मनाक वोटर टर्नआउट था, उससे तो मुझे कोई नहीं लगता कि इंतजामिया ने उनके साथ कोई ताउन किया। समझते हैं इंतजामी की गफलत यहाँ ज़्यादा डोमिनेंट है। शहजाद चौधरी साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने तो मेरे ख्याल में बड़े वाज़े तौर पर जो कुछ कवायद और ज़वाबित हैं वो बता दिए होंगे और बता दिए थे। ये हमारे इलेक्शंस का एक हिस्सा भी है कि मिसाल के तौर पे किसी भी पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द इतने फासले तक आप कोई हथियार लेके नहीं आ सकते, आप कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं कर सकते। तो ये फिर कौन लोग हैं? क्या हम मोहल्ले का कोई रफियन है उसको चूज़ कर रहे हैं या अवामी नुमाइंदों को चूज़ कर रहे हैं? ये अवामी नुमाइंदे क्या करते हैं? ये जाके कानून बनाते हैं या कानून को फॉलो भी कर सकते हैं? और अगर कवानीन बना दिए गए हैं तो इसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये हम तो ढूंढते रहते हैं इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन ये वो, लेकिन क्या किन को रहे हैं, किन के अंदर तलाश कर रहे हैं हम? ठीक है, हमें उसको एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी एक चीज़ का नाम है और जहाँ पे ऐसा हो वहाँ पर कानून को हरकत में आना चाहिए, लेकिन ये क्या इतने लोग हैं हमारे पास कि हर उस शख्स को चेक कर सकें कि किसके हाथ में रिवॉल्वर है, किसका कहाँ कौन सा हथियार छुपा कर लेके चला गया, किसने गोली चला दी है? नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मुआशरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब तक मुआशरा किसी कानून को फॉलो नहीं करता, ज़वाबित को फॉलो नहीं करता, कायदे को फॉलो नहीं करता, तो फिर किस तरीके से आपके यहाँ ये कत्ल गारत नहीं होगा या तशद्दुद नहीं होगा? हम ऐसे सवाल बना लेते हैं जैसे कि पता नहीं भाई कोई अमेरिका या कहीं और से आके तो लोग नहीं वोट देते, वोट तो वही लोग देते हैं जो कि पता नहीं रोज़ाना कितने कत्ल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए अपनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, उसको सोचिए कि हम सियासत को किस नहज पे ले गए, और ये हर तरफ एप्लीकेबल है, सिर्फ एक साइड पे नहीं है। हम क्यों उस जगह पहुंच गए? हमें अपना सोच का अंदाज वो करना चाहिए जहाँ पर एक ऐसा सियासी माहौल बन सके जहाँ पर लोग बगैर डरे झिझके जाके अपना राय दही जो है उसको एक्सरसाइज कर सके। और अगर ये नहीं है और इस किस्म का माहौल आप नहीं दे सके तो अवामी नुमाइंदे जिन्होंने कानून बनाना है खुद कानून फॉलो नहीं करते, तो कौन से कानून और ज़ाब्ते को हम कह सकते हैं कि अच्छा ये कानून और ज़ाब्ता ख़राब है या अप्लाई करने वाले ख़राब है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात की गई शहजाद चौधरी साहब की जानिब से। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में इस हवाले से भी सजाद मीर साहब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जहाँ तक ये बात आ रही है ख़ास तौर पर पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट में इतने हसास मामले पर क्या समझते हैं कि सियासी जमातों को कितनी संजीदगी की ज़रूरत है? अब आप चाहते हैं कि मैं इस मौजूद पर गुफ्तगू ना करूं बल्कि सीधा फाटफ के मसले पर गुफ्तगू करूं, ये चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस मसले पर भी आप थोड़ा सा इस जनरल क्वेश्चन पे भी कह दें और लास्ट सेगमेंट पे भी, ताकि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों हवाले से जान सकें। इस सेगमेंट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कराची में ये सूरत हाल पैदा हुई है वो जीतने वाली पार्टी के दरमियान नहीं हुई है। MKM जीत हुई है और जो नंबर 2 बैक पार्टी रही है उसकी लड़ाई जो है पाकिस्तान वो मुस्तफा कमाल की जो पार्टी उसके साथ ये झगड़ा हुआ है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। असल बात यह है कि तहरीक लब्बैक का पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना, और अगर वो तशद्दुद के साथ आती है जैसे कि उसकी एक पुरानी एक हिस्ट्री रही है, तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जिसके बारे में हमारी इंतज़ामिया को भी, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे काबू में रखना है। ये तो सीधी सी बात है, वरना MKM के जो जीती है उसके मामले में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, जो लाहौर का तशद्दुद था जिसके बारे में हमने गुफ्तगू नहीं की, वो बज़ाहिर तो अभी फ़िलहाल एक वाक़या है और उस वाक़या में एक के तो बाजू टूट गए हैं और हम उसकी बाजू को देखें, तराजू में उसको रखें, या दूसरे तराजू में इस बात को रखें कि उनके दफ्तरों के सामने मुजाहरा हुआ है और वो कहते हैं कि हमारे दफ्तरों के सामने आके ये बातें की गई हैं, और उसको रखें। कौन सा पल्ला बारी बात है, कुछ नहीं कहते। लेकिन लाहौर में इस बात की ज़रूरत है कि पंजाब में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा निगरानी की जाए, उसको बहुत ज़्यादा देखा जाए, और उस पर इंतज़ामी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इस बात पर छोड़ दें
कि लोगों का मजाज क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे। हमें इंतजामी तौर पर भी इसको देखना पड़ेगा। बाई इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शन में छोटे मोटे वाकयात होते भी हैं, लेकिन कराची के वाकये में तो एक जान भी चली गई। पॉजिटिव बात इसमें ये हुई है कि उसमें मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ने भी और आफाक अहमद की पार्टी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की है और मग़फ़िरत की दुआएं की हैं। ये एक तरह से एक पॉजिटिव रोल भी वहाँ उभर रहा है, लेकिन नया फैक्टर जो आ रहा है इसको हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात फैटफ की है जी। फैटफ के मामले में ये है कि हमारा फैटफ से निकल जाना कई लिहाज से, अगर हम निकल गए और निकल जाएंगे इंशाल्लाह, लगता ये है, लेकिन हमने इसको बना दिया पार्टीजन कोई क्रेडिट का मामला। साबिक हमारे वजीर खारजा ने ये कह दिया कि जो कुछ हुआ तरीके इंसाफ ने किया, हमने ये किया वो किया। आर्मी ने कह दिया कि भी हमारे यहाँ सेल बना हुआ था और हम डायरेक्टर जो हमारे ऑपरेशन थे वो इसको निगरानी कर रहे थे खारजा के साथ, फलां के साथ, फानास के साथ, ये कर, और हमने इसको कोऑर्डिनेट किया और किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कोरोना का मसला है, कहने को तो असद उमर बैठे हुए थे, लेकिन पीछे तो सब जानते हैं कौन बैठे, कौन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ये सोचने की बात है कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतनी तबाह हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि इन मामलों की कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती। ऐसे मामला पर क्या चल सकती है। हाँ, सबसे अच्छा बयान हना रमानी खान ने खुद कहा, सर क्रेडिट की बात नहीं है, रियासत की बात है, हमारी यही है। तो यही एक पॉजिटिव बात है और इसको देखना चाहिए। हमें इन बातों को अब छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात में है, इन सब मामलों में, इस मामले पे हमें किसी तरीके से आगे बढ़ के इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें और सीधे रास्ते। Definitely. Raza Rumi Saab, very precisely your point of view. रज़ा रूमी साहब, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोना आलम, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी रज़ा रूमी साहब। जी, मैंने कहा जहां इतनी बुरी खबरें मिलती हैं, महंगाई और डॉलर और मैशत, वहां पर ये खबर बहुत अच्छी खबर है कि एफएटीएफ से हम निकल रहे हैं और अब एक रिव्यू रह गया है, एक आखिरी ब्यूरोक्रेटिक रह गया है, और अगर ये हो जाता है तो यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो रियासत पाकिस्तान को जाता है, जैसे अपनी बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो बेहतर की है, कुछ पॉलिसीज पर यू टर्न लिया है, और उसमें सारी सियासी पार्टियां जो है वो शामिल हैं और मेरे ख्याल से वो साथ में रियासत के। लेकिन ये जो ट्रेंड आया देखने में कि हर पार्टी भी कह रही थी और पीपीपी भी कह रही थी, मेरे ख्याल से इससे गुरेज करना चाहिए। जैसे मीर साहब ने कहा कि हिना रवानी खान साहिबा ने सबसे बेहतरीन बात की, उन्होंने कहा कि पार्टी के मफादात और इंटरेस्ट और जो होती हैं किताबें होती हैं और असल रियासत का सोचना है, क्योंकि एफएटीएफ एक रियासत का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है, इसकी आज ट्रांजैक्शन और फॉरेन पॉलिसी का मसला है। ठीक है, मोना आलम साहिबा, क्या समझती है सियासी जमातों की कितनी संजीदगी की जरूरत है? बहुत संजीदगी की जरूरत है। ये वही सियासी पोलराइजेशन है जिसकी हम लोग पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, और इतने अफसोस का मकाम है कि ये इतनी खुशी की बात है कि हम सालों बाद ग्रे लिस्ट हैं। हम 2 दफा ऐसे पहले भी ग्रे लिस्ट में रह कर निकल चुके हैं, और इसमें पीटीआई का भी क्रेडिट है, मौजूदा हुकूमत का भी क्रेडिट है, इसमें कोई शक। मौजूदा हुकूमत ने बेहतर सिफारतकारी की है जिसकी वजह से कन्विंस कर पाए हैं तमाम उन ताकतों को। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है, हम बहैसियत कौम इसको नहीं मना रहे और एक खींचातानी की फिजा हमने बना के रखी है सियासी तौर पे कि ये क्रेडिट तेरा है या मेरा है। डेफिनेटली शहजाद चौधरी साहब, काइंडली योर पॉइंट ऑफ व्यू। बात यह है कि बहुत कम होता है हमारे मुल्क में कुछ सेलिब्रेट करने को, तो एक जैसे अगर सेलिब्रेशन के अंदर ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती हैं तो क्या हर्ज है, वो सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं रज़ा रूमी से एग्री करूंगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थोड़ी सी कम की जाए, और फैटफ जैसे बिलखुसूस मामले पर डेफिनेटली इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशाइन खबर है इतने सालों बाद। हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर एनालिस्ट, साथ हासिल था रज़ा रूमी साहब का, शहजाद चौधरी साहब में ज्वाइन कर चुके थे, मोना आलम साहिबा अपनी कीमती आरासा में हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शामिल किया, और सजाद मीर साहब हमारे मौजूद एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इसी के साथ ही नाज़रीन, इस प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।